हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। तो दोस्तों, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत आज एक नए टॉपिक के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले 2021 के हिंदी मीडियम के उन सभी बच्चों के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कक्षा 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सभी लोग वीडियो को का ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें और लाइक और कमेंट भी करें। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट होती रहे, मिलती रहे। और इसी के क्रम में हम जो चैप्टर यहाँ पे आपको पढ़ा रहे थे उसका नाम था जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बायोटेक्नोलॉजी और इसके अनुप्रयोग में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, और इसके अनुप्रयोग में मैंने कुछ बताया था कृषि के क्षेत्र में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में, एंटीबायोटिक्स बनाने, वैक्सीन बनाने में, इन बातों की चर्चा हमने की थी। ठीक है, और लास्ट पे हमारा जो वीडियो था वो इनक्रिप्ट हो गया था, लाइट चली गई थी दोस्तों, जिसकी वजह से वीडियो आपको थोड़ा शॉर्ट हो गया था। उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए आपको पढ़ाएंगे जीन चिकित्सा। ठीक है, जीन चिकित्सा की चर्चा हमने लास्ट पे की थी, अगर आपको याद होगा। तो अब हम इसी जीन चिकित्सा के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, कि जीन चिकित्सा क्या होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं जीन चिकित्सा क्या है। सबसे पहली चीज़, एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम अपने दिमाग में बैठाएं, एक छोटा सा, चिकित्सा माने होता है किसी भी रोग का निदान या किसी भी रोग का उपचार, किसी रोग को ठीक करने के लिए जो क्रिया होती है वो चिकित्सा है। और यहाँ जीन चिकित्सा है तो किसी रोग को अगर जीन में हेर फेर करके इधर उधर करके अगर रोग को ठीक किया जाए तो एक तरह से वही क्या है, जीन चिकित्सा है। ठीक है, लेकिन ये कैसे किया जाता है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। फिलहाल यहाँ पर हम इसके डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स को रोगों को लेकर के यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीन चिकित्सा क्या होती है। ठीक है, तो ये जीन चिकित्सा है, इसे जीन थेरेपी भी कहते हैं, हो सकता है जीन थेरेपी नाम से आ जाए, तो ये भी याद रखा। ये बोर्ड पेपर के लिए क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करते क्या है, इस विधि में जीनोम से, ठीक है, जीनोम का मतलब क्या होता है, हमने वीडियो में आपको पहले भी जीनोम के बारे में बताया है कि किसी व्यक्ति के अंदर जो समस्त आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का अनुक्रम होता है, ठीक है, एक तरह से कुल डीएनए के जोड़ों के संख्या होती है। या मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति के एक कोशिका में 46 डीएनए होते हैं जिसकी लंबाई 2 मीटर होती है। अब पूरे कोशिका में अगर डीएनए की लंबाई जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 घाते लगभग 14 मीटर हो जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में जो डीएनए का अनुक्रम, इसी को हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, तो इस विधि में जीनोम से त्रुटिपूर्ण या अवांछित जीन को हटा करके उसके स्थान पर वांछित जीन को क्या करते हैं, बोलो, प्रविष्ट कराते हैं। और प्रविष्ट करा के असाध्य व घातक रोगों का नियंत्रण व ठीक करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो जीन चिकित्सा में क्या करते हैं कि इस विधि में जिस रोग से प्रभावित कोई व्यक्ति है उस रोग के जीनोम में क्या करेंगे, अवांछित या रोग उत्पन्न करने वाले जीन्स को क्या करेंगे, हटा करके उनमें वांछित जीन, ठीक है, क्या करेंगे, प्रविष्ट कराते हैं। और प्रविष्ट करा के उस रोग को ठीक करने या उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। और इस प्रकार, ठीक है, कि उस व्यक्ति के संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा मानसिक लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, जीन चिकित्सा हो गया। ठीक है गाइस, तो इतनी बात दिमाग में आ गई होगी। एक बार फिर से अगर हम चर्चा कर ले कि जीन चिकित्सा में क्या माइंड में रखोगे, रटना नहीं है, केवल थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो जीन चिकित्सा अर्थात उपचार की वह विधि जिसके अंतर्गत रोग वाले, असाध्य रोग वाले व्यक्ति के जीनोम से अवांछित जीन को हटा करके क्या करते हैं, उसमें वांछित जीन को प्रविष्ट कराते हैं और प्रविष्ट करा कर रोग को ठीक व नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार व्यक्ति के संरचनात्मक, क्रियात्मक और मानसिक रोगों का नियंत्रण कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर सबसे पहले बात करें, सबसे पहले 1990 में एडीए, जिसका पूरा नाम एडिनोसिन डाइएमाइनेज है, एडिनोसिन डाइएमाइनेज न्यूनता की बीमारी से ग्रसित 4 वर्षीय बालिका, मतलब सर्वप्रथम 1990 में जीन चिकित्सा का पहली बार प्रयोग करके एडीए नामक बीमारी को ठीक करने का प्रयास किया गया। ठीक है, एडीए का मतलब एडिनोसिन डाइएमाइनेज न्यूनता
नामक एक बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति के जीनोम में जीनों की गड़बड़ी से हो जाता है। तो एक 4 वर्षीय बालिका थी, ठीक है, जिसमें ये बीमारी हुई थी। तो इस बीमारी का उपचार सर्वप्रथम 1990 में जीन चिकित्सा द्वारा किया गया, ठीक है। यह बीमारी एक प्रकार का एंजाइम है जिसका नाम एडिनोसिन डायएमिनेज निर्माण के लिए उत्तरदायी जीन्स के विलोपन के कारण होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एडीए नामक जो आनुवंशिक बीमारी है, यह क्या होता है कि इस एडीए नामक एक प्रकार का एंजाइम आपकी बॉडी में बनता है, उसको बनाने वाला जीन क्या होता है आपकी बॉडी में, या किसी व्यक्ति में अगर लुप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति में ये एंजाइम नहीं बनता, और इस एंजाइम न बनने के कारण उसमें ये बीमारी हो जाती है। तो इसी को ठीक करने का प्रयास जीन चिकित्सा द्वारा सर्वप्रथम 1990 में किया गया था, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम ले, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक एक आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है, अगर ये रोग किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसमें एपिथेलियम कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। जो बॉडी की एपिथेलियम ऊतक होता है, उपकला ऊतक या उपकला कोशिकाएं होती हैं, वह क्या होती हैं, बनना बंद हो जाती हैं। तो इस रोग में व्यक्ति के जीन के न्यूक्लियोटाइड की बेस श्रृंखला बदल जाती है, जिससे व्यक्ति में विशेष प्रकार की जो प्रोटीन है CFTR यह नहीं बन पाती है, ठीक है, या दोषपूर्ण प्रोटीन बनने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति में जो एपिथेलियम ऊतक है, वो लेयर है, वो क्या हो, शुष्क हो जाती है, शुष्क रहती है, और इसके ऊपर चिपचिपे श्लेष्म जैसी मोटी पदार्थ भी बन जाती है, ठीक है, जिससे अग्नाशय व श्वेत ग्रंथियां पूरी तरह से प्रभावित हो जाती हैं, जिससे संक्रमण क्या होता है, बढ़ जाता है, और फेफड़ों में भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और फेफड़े में श्लेष्म बन जाता है, श्लेष्म जमा हो जाता है, नाक जैसा चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस बीमारी का भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी का भी उपचार जीन चिकित्सा के द्वारा किया गया, ठीक है। क्या किया गया कि इस बीमारी की दशा में, सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी की दशा में एक विशेष कला प्रोटीन बनाने वाली, ठीक है, स्वस्थ CFCF जीन होती है, ठीक है। यह जीन विशेष कला प्रोटीन बनाती है, ठीक है, जिसे DNA पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा इसकी कई प्रतिलिपियां तैयार कर लेते हैं, फोटोस्टेट, और तैयार करने के बाद इसे फेफड़े की एपिथेलियम ऊतक में हम क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। इसके लिए एरोसॉल स्प्रे का भी प्रयोग होता है, जिससे लाइपोसोम, जिसमें लाइपोसोम होते हैं, ठीक है। इसी लाइपोसोम, स्प्रे वाले जो लाइपोसोम है, इसी लाइपोसोम से ये CFCF जीन जो डाला गया है प्रोटीन बनने लगती है, जो पहले नहीं बन रही थी, ठीक है। मतलब कि क्या किया गया इसमें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक जो बीमारी है, यह जीनों की गड़बड़ी से होता है, सबसे पहली बात, ठीक है। और जीन की गड़बड़ी होने की वजह से उस व्यक्ति में एक विशेष प्रकार का CFTR प्रोटीन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की जो एपिथेलियम ऊतक या कोशिका है वो शुष्क हो जाती है, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए जीन चिकित्सा के अंतर्गत क्या करते हैं, एक विशेष कला प्रोटीन, ठीक है, बनाने वाली CFCF जीन होती है, जिसका DNA पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा फोटोस्टेट करके कई प्रतिलिपियां बना लेते हैं, और बना करके फेफड़े के एपिथेलियम ऊतक में डाल देते हैं। और इस विधि में एरोसॉल स्प्रे का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें लाइपोसोम होते हैं। यह लाइपोसोम क्या होता है, इसी CFCF जीन से क्या होती है, जुड़ जाती है, और जुड़ करके अब इस प्रोटीन को बनाने लगती है। किस प्रोटीन को, CFTR, जो नहीं बन रही, बनाने लगती है, और यह उपचार नई एपिथेलियम ऊतक बनने तक प्रभावी होता है, अतः इसे बार बार दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब हुआ कि इस CFCF जीन को फेफड़े में इंटर कर देते हैं लाइपोसोम के द्वारा, तो लाइपोसोम इससे जुड़ करके अब उस प्रोटीन को बनाने लगती है, जो प्रोटीन आपके शरीर में क्या हो गया, जन्मजात रूप से अनुपस्थित था, CFTR। और जब CFTR प्रोटीन बनने लगा तो एपिथेलियम ऊतक जो सुस्त थी वो फिर से ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से जीन चिकित्सा के अंतर्गत इस प्रकार के घातक और असाध्य रोगों को जीन में हेरफेर करके बनाने का प्रयास किया जाता है, या ठीक करने का प्रयास किया जाता है गाइस, ठीक है। तो ये रहा जीन चिकित्सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आंसर भी उठाइए, देखिए टिप्पणी पूछता है, इतना बड़ा नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने फिर भी इसका डिटेल बताना उचित समझा, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, ठीक है गाइस। तो मैंने बात किया यहाँ पर
परजीवी एनिमल हम पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? परजीवी जंतु। ठीक है, तो यहाँ पर में हम क्या पढ़ रहे थे? जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ही पढ़ रहे हैं अभी तक। तो इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? अभी आपने देखा कि कृषि के क्षेत्र में भी आपने देखा, चिकित्सा के क्षेत्र में देखा, और भी प्रकार के एरिया में टीके बनाने में देखा आपने, इंसुलिन जैसे टीकों बनाने में भी जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो एक और हेडिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परजीवी जंतु बनाने में। ठीक है, क्या बनाने में? परजीवी जंतु बनाने में हम लोग क्या करेंगे? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं परजीवी जंतु क्या है गाइज। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। छोटी सी टिप्पणी लिखने को आती है 1 या 2 नंबर के, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जरूर परीक्षा में लिख के आओगे। ठीक है, तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो, पर मीन्स क्या होता है? दूसरे, और जीनी माने जीन्स होता है, जंतु माने जान ही रहे, यानी ऐसा एनिमल जिसमें पर जीन किसी दूसरे के जीन को क्या कराए? इंटर करा रखे हैं, या किसी दूसरे की जीन को प्रविष्ट कराते हैं, तब जो एनिमल का निर्माण होता है उसे परजीवी जंतु कहते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे रहिए, हेडिंग को देखकर ही 2-1 लाइन लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं परजीवी जंतु क्या है। इसे ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। कभी कभी हिंदी में ही देवनागरी में पूछ लेता है ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, तो इसी को बेटा परजीवी को ही ट्रांसजेनिक कहते हैं, या जीएमओ भी कहते हैं। जीएमओ मतलब गैमेटिक, ठीक है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अर्थात आनुवांशिक रूपांतरित जीव, मतलब ऐसा जीव जिसका आनुवांशिक मतलब जीन या डीएनए रूपांतरित कर दिया गया, हेर फेर बदल दिया गया हो। तो बात तो वही हुई ना कि परजीवी जंतु में भी क्या किया जा रहा है? किसी दूसरे के जीन को इंटर किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। ऐसे जंतु जिसमें बाहरी जीन, यही इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली, ऐसे एनिमल जिसमें कोई आउटर जीन, बाहरी जीन को क्या किया गया हो? स्थानांतरित कर दिया गया हो। तो अब जो एनिमल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी जंतु कहेंगे। और इस तकनीक में जंतु की कोशिकाओं एवं भ्रूणों में बाहर से जीन को प्रविष्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर एक बात जो निकल के आ रही है कि बाहर के जीन को हम क्या करते हैं? डाल रहे हैं। तो कब डालेंगे, किस अवस्था में, कैसे डालेंगे? तो जैव टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और तब प्रविष्ट कराते हैं जब भ्रूणी अवस्था में उस एनिमल का निर्माण होता है। उसी समय भ्रूण की कोशिकाओं में हम क्या करते हैं? बाहर के जीन को इंटर कर देते हैं। तब जब वो भ्रूण डेवलप होगा तो एक परजीवी एनिमल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं परजीवी जंतु का प्रयोग। ठीक है, आखिर इस प्रकार के एनिमल के बनाने के उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या ये एनिमल लाभदायक है? इनसे क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? तो आइए देखते हैं। ठीक है, पहली चीज, इंसुलिन के प्रभाव का अध्ययन करने में परजीवी जंतु क्या होता है? हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी टीका या कोई भी मेडिसिन बनती है, अगर उससे हम किसी भी सीधे सीधे किसी डायरेक्ट एनिमल या मानव पर प्रयोग करें, हो सकता है इसके साइड इफेक्ट हो, जिसकी वजह से मानव में कुछ और ऐसे बीमारियां या रोग पैदा हो जाएं जिसका इलाज कठिन हो। इसलिए मानव में लगाने से पहले टीकों को, ठीक है, क्या करते हैं? किसी ऐसे एनिमल पर प्रयोग करते हैं जिससे कि ये पता चल जाए कि ये कितना यूजफुल है टीका और कितना हेल्पफुल है। तो उस क्रिया में हम क्या करते हैं? परजीवी एनिमल पर ही पहले इस प्रकार के टीकों का प्रयोग किए, फिर मार्केट में इसे क्या करते हैं? सब लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की, विशिष्ट औषधियों को प्राप्त करना। मतलब विशिष्ट औषधियों को निर्माण के लिए भी परजीवी एनिमल का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एम्फीसीमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिनाइल कीटोन्यूरिया, इस प्रकार के जो आनुवंशिक गड़बड़ी वाले रोग हैं, इनकी औषधियाँ जैव औषधियाँ होनी चाहिए। जैव औषधियाँ मतलब जीवों के शरीर से या जीव द्वारा उत्पन्न या बनाए गए औषधियों का ही इस बीमारी में प्रयोग किया जाता है, ना कि किसी केमिकल से बनाई हुई औषधियाँ। तो ऐसी स्थिति में जो परजीवी जंतु होते हैं, इन्हीं जंतुओं के माध्यम से क्या करते हैं? इस प्रकार के रोगों की औषधियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं विषैले पदार्थों का अध्ययन करने में। तो अब आप सोचें कैसे विषैले पदार्थ का अध्ययन करते हैं परजीवी जंतु द्वारा। तो आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम हैं कॉमन एनिमल, कॉमन एक प्रकार से जीव हैं, लेकिन जो ट्रांसजेनिक टाइप के जंतु होते हैं उनमें जो होता है किसी रासायनिक पदार्थों को सूंघने की प्रवृत्ति नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल प्राणी की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए जो विषैले पदार्थ हैं उनका प्रभाव ट्रांसजेनिक जंतुओं पे हम लोगों की अपेक्षा कई गुना होता है। इससे पता चल जाता है कि हाँ, ये कितना प्रभावी है, कितना प्रभावी नहीं है। तो विषैले पदार्थों
बातों का अध्ययन करने में भी परजीवी जंतुओं का प्रयोग किया जाता है। और बात करें टीके की सुरक्षा की वैधता जांच करने में, ठीक है, ट्रांसजेनिक जंतु हमारी हेल्प करते हैं। मैंने अभी इंसुलिन के बारे में बताया, लगभग वही है कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना का जब भी कई कंपनियों ने दावा किया हमने कोरोना बना लिया, क्या कोरोना की दवा बना लिया, कोरोना के टीके को डेवलप कर लिया, तो कोरोना के टीके को ऐसे सीधे मार्केट में नहीं उतारा जाता है गाइज। पहले उसे 3 चरण 4 चरण में कई स्टेप में अलग अलग एनिमल्स पे क्या करते हैं, प्रयोग करके कुछ समय तक उसके अध्ययन करते हैं कि इस टीके से ये बीमारी ठीक हो रही है, कितना % ठीक हो रही है, और साथ में कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो इन सब प्रयोग करने, अब सीधा तो मनुष्य के ऊपर प्रयोग कर नहीं पाएंगे टीकों का, हो सकता है सीधा प्रयोग करें तो आदमी मर भी सकता है, कोई बात। इसलिए परजीवी जंतुओं पर ही पहले इसका हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, टेस्ट कराते हैं, फिर प्राप्त परिणामों का अध्ययन करने के बाद ही उसे हर व्यक्ति के लिए हम अवेलेबल कराते हैं। ठीक है गाइस, तो ये परजीवी जंतु बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हो गया। तो लगभग बायोटेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र थे अनुप्रयोग मैंने लगभग बता दिया है। अब इसी पार्ट में कुछ और विशिष्ट प्रकार की हेडिंग्स हैं, उनको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, इन्हें नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और इस पार्ट की लगभग लास्ट हेडिंग की ओर, जिसका नाम है बायोपायरेसी या जैव दस्युता इसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बायोपायरेसी क्या है, जैव दस्युता क्या है। दोस्तों यह पेपर बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यह आपके लिए, तो बायोपायरेसी की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी, अर्थात जो कंपनी एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय कर रही है उसे मल्टीनेशनल या बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी या दूसरा कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके द्वारा किसी देश व राष्ट्र के जैविक संसाधन, जैविक संसाधन का मतलब होता है पेड़ पौधे, एनिमल या मिट्टी पानी या खनिज, ये सब जैव संसाधन है। तो जैव संसाधनों का बिना व्यवस्थित अनुमोदन, अनुमोदन माने परमिशन या कम भुगतान करके अगर वह कंपनी उस देश के उन जैव संसाधनों का प्रयोग करती है तो इसे ही बायोपायरेसी या जैव दस्युता कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसमें कि अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति या कोई संगठन अगर किसी दूसरे देश के, ठीक है, वहाँ के देश के सरकार को या वहाँ के जिसकी कंपनी है, बिना उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिए हुए, मुआवजा दिए हुए और बिना व्यवस्थित परमिशन लिए हुए अगर उसके संसाधनों का, उसके वस्तुओं का प्रयोग करके लाभ उठाती है तो ऐसी घटना बायोपायरेसी कहलाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ही मैंने लिया है, जैसे सदाबहार वृक्ष, मेडागास्कर एक देश है, कंट्री है, जहाँ पर सदाबहार वृक्ष है, पादप एक प्रकार का है, वहाँ ये पाया जाता है। एक कंपनी जिसका नाम है एली लिली, क्या नाम है, एली लिली कंपनी ने मेडागास्कर देश के इस सदाबहार वृक्ष से क्या किया, 2 एल्केलाइड प्राप्त किया जिसका नाम विनब्लास्टिन है। इसको प्राप्त करने के बाद इसका उपयोग उसने कैंसर की दवा बनाने में या कैंसर उपचार में किया। ठीक है, और उसका पेटेंट करा के उसका व्यापारीकरण किया, अर्थात उसे अपने नाम पर रजिस्टर करा के पूरा व्यवसाय पूरे देश में कैंसर की औषधि के रूप में उसका बिक्री किया और मोटा लाभ कमाया। लेकिन मेडागास्कर देश को कोई भी इसने क्या परमिशन नहीं लिया और कोई भी क्षतिपूर्ति उसे नहीं दिया, तो ये एक बायोपायरेसी होता है। ठीक है, अगर हम अपने भाषा में समझें, सपोज करिए जैसे आप पे बाग में कोई औषधि पौधा है और कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी कंपनी या कोई भी संगठन बिना आपसे आदेश लिए हुए, बिना आपको उसका शुल्क चुकाए हुए उस पौधे का प्रयोग करके उसे बिक्री के रूप में उससे दवा बना के बेच रही है, तो ये बायोपायरेसी होता है। ठीक है, तो इसी को बायोपायरेसी जैव दस्युता कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पेटेंट की। पेटेंट क्या होता है? ठीक है, पेटेंट का मतलब एकस्य होता है, अर्थात एकाधिकार प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है पेटेंट क्या है, आपको समझ लीजिए, फिर हम उसको बाय ओरल आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा, ठीक है, कोई पर्सन हो या कोई कंपनी हो द्वारा किए गए नए अन्वेषण,
अगर कोई व्यक्ति अपना कोई नया आविष्कार करता है, नई कोई वस्तु बनाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करता है, कोई नई मेडिसिन बनाता है, कोई नई खोज करता है, कोई नए टीके बनाता है, ठीक है, तो उसको वहाँ की सरकार द्वारा बनाए गए, ठीक है, एक अधिनियम रूल से क्या करना होता है, उस पर अपना एकाधिकार प्राप्त करना होता है, अर्थात सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड कराना होता है अपने नाम पर उस तकनीक को, तो उसे ही क्या कहते हैं कि भाई पेटेंट कहते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपने कोई मेडिसिन, मान लीजिए कैंसर की दवा नहीं है या एड्स की दवा नहीं है, और आपने अगर कैंसर की या एड्स की दवा बना ली, तो अब आप उसे क्या करेंगे, वहाँ जहाँ आप रह रहे हैं इंडिया में, तो इंडियन पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत उसे सरकार के हाथ दे करके उसे आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराओगे, ताकि भविष्य में कोई और कंपनी एकदम वही चीज़ उस आपके द्वारा किए गए बनाए गए औषधियों का बिक्रीकरण ना कर सके, व्यवसायीकरण ना कर सके। वो दवा, वो सूत्र, वो फार्मूला, वो सिर्फ सरकार के यहाँ आपके ही नाम पर रजिस्टर्ड होगा, किसी और कंपनी द्वारा अब उसका उपयोग व्यवसायीकरण नहीं किया सकता है। तो इसी एकाधिकार को हम क्या कहते हैं, पेटेंट कर देते हैं, पेटेंट कहते हैं, क्योंकि सरकार ने अब उसको आपको पेटेंट कर दिया, आपके नाम पर एक अधिकार दे दिया कि अब आप ही इसे बेच सको, कोई और बेच नहीं सकेगा, तो इसे पेटेंट कहते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, अमेरिकी कंपनी ने सन 1977 में जो बासमती चावल होता है, उस बासमती चावल का बाकायदा अमेरिकन पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत अपने नाम से, अपने देश के नाम से, अपनी कंपनी के नाम से क्या किया, रजिस्टर्ड करा लिया, और अब वो पूरे देश में, पूरे विदेश में क्या कर रही है, अपने ट्रेंड के नाम से बेच रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस घटना में बायोपायरेसी भी दिखता है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद पुराणों में बासमती चावल जिसका अमेरिका ने टेंड कराया है, पेटेंट कराया है, वह हमारे धर्म ग्रंथों में आदि अनादिकाल से ये लिखा हुआ उसका विस्तृत वर्णन मिलता है कि ये इंडिया में बहुत पहले से प्रजाति उपलब्ध है, इंडियन प्रजाति है। लेकिन धोखे से अमेरिकन कंपनी ने, चूंकि हम लोग एक्टिव कम थे, हमारे देश की सरकार एक्टिव कम थी, इसलिए उसका नाम का पेटेंट अमेरिकन कंपनी ने करा लिया अपने नाम, अब उस पर उसका एकाधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि जो भी हमारे जैव संसाधन हैं हमारे देश में, चाहे कोयला हो, टेक्नोलॉजी हो, पेड़ पौधे हो, औषधियाँ हो, जल हो, खनिज हो, जो भी है उसका हम जल्द से जल्द क्या करें, पेटेंट कराएं, और पेटेंट करा के उस पर अपने देश का एकाधिकार प्राप्त कर ले, ताकि कोई और देश इस संसाधन पर अपना अधिकार ना प्राप्त कर सके। ठीक है, इसलिए पेटेंट कराना दोस्तों बहुत ही क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, अब हम बात इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते, एक छोटी सी हेडिंग बची इस पार्ट की, हम उस हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लें, सभी लोग, सभी गाइस नोट करें, और चैनल को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो आइए देखते हैं इस पार्ट के लिए जो लास्ट हेडिंग है कि जैव प्रौद्योगिकी के नैतिक मुद्दे, जो एक प्रकार से किसी भी तकनीक, किसी भी टेक्नोलॉजी की अपनी मोरलिटी होती, नैतिकता होती है कि उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग केवल मानव लाभ या विकास के क्रम में किया जाना चाहिए, ना कि विकास के क्रम में किया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए कोई भी तकनीक है तो उसके अपने नैतिक मुद्दे भी होते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों, एक वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। यहाँ पे कुछ आपको एक ऐसी चीज़ बताई जाएगी जो कि आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, अभी आपने देखा दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग कृषि के क्षेत्र में कर रहे थे, जिसमें बीटी फसल का निर्माण कर रहे थे, ऑर्गेनिक खेती पे हम लोग जोर दे रहे थे। ठीक है, और इस तरह से हम लोग जैव प्रौद्योगिकी में चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसमें जीनी चिकित्सा वगैरह आपने देखा, फिर इसी के क्रम में हमने टीके के निर्माण में देखा, औषधियों के निर्माण में देखा बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल है। ठीक है, इसी क्रम में हमने देखा परजीवी जंतु का निर्माण भी हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं। ठीक है, तो इसका नैतिक मुद्दा ये है कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे तकनीक, ऐसे जीवों और ऐसे व्यवस्था के विकास के लिए किया जाना चाहिए जो कि मानव के लिए और हमारे इस पर्यावरण के लिए, इस प्रकृति के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ये परजीवी एनिमल्स हैं, परजीवी जंतु हैं, परजीवी पौधे हैं, अगर इनका हम व्यावसायिक स्तर पर एक बड़े पैमाने पर सामान्य रूप से करने लगेंगे तो कहीं न कहीं ये पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं भविष्य में। ठीक है, मानव के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। सपोज करिए कोई ऐसा परजीवी एनिमल बना दिया,
ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं मानव के लिए नुकसानदायक साबित हो गया, फिर उसे नियंत्रित करना बहुत कठिन होगा और पूरे पृथ्वी पर कुछ ही समय में वो फैल जाएगा। जैसे कोरोना वायरस की तरह के लोग कहते थे कि कोरोना वायरस क्या, कुछ लोग कह रहे चमगादड़ से मिला, लेकिन ऐसे भी अफवाह फैली थी कि चीन ने अपने लैब में जैविक हथियार के रूप में आर्टिफिशियल तरीके से जैव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके परजीवी एनिमल के रूप में उस वायरस को तैयार किया, और जिसका परिणाम है कि ये गलती से धोखे से क्या हो गया, लैब से रिसीव हो गया और रिसीव करके पूरे विश्व में फैलकर पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को डैमेज कर दिया गाइज। तो इसलिए इसके अपने नैतिक मुद्दे हैं कि इस तकनीक का प्रयोग केवल ऐसी चीज़ों को निर्माण के लिए किया जाना चाहिए जो पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के लिए और मानव समाज के लिए व अन्य जीव जंतुओं के लिए भी क्या हो, लाभदायक हो, हितकर हो, ना कि नुकसानदायक हो। ठीक है, नहीं तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भारत सरकार ने इस प्रकार के परजीवी जंतु, परजीवी पौधे, ठीक है, के व्यावसायिक स्तर पर उपयोग करने के लिए एक कमेटी गठित की है जिसका नाम आनुवांशिक अभियांत्रिकी स्वीकृत समिति है, अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC नामक कमेटी बनाई है। यह कमेटी क्या करेगी, इस प्रकार के तकनीक का, ठीक है, विस्तृत अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद वही जो डिसाइड करेगी कि हाँ इस तकनीक का प्रयोग किस क्षेत्र में करना है, कितना करना है, ठीक है, इसके क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगे, कब करना है, इन सारी बातों को क्या करेगी, यह कमेटी डिसाइड करेगी और उसी के आधार पर प्राप्त रिजल्ट के आधार पर जैव प्रौद्योगिकी का आगे इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इसकी नैतिकता अपनी बनी रहे गाइस। ठीक है, तो अब इस वीडियो में लगभग ये पार्ट खत्म हो गया गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ जो कि पेपर में इस चैप्टर से पूछे जाएंगे और पिछले भी चैप्टर में पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।